नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द इंडियन पार्लियामेंट। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट देखा, अभी हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, वी विल नाउ रिव्यू देयर फंक्शंस। पहला काम क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, अधिनियम बनाना, कायदे बनाना, कानून बनाना, लॉज बनाना। इन ऑर्डर टू अचीव वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट हैज टू फॉर्मुलेट न्यू लॉज। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो उद्देश्य लिखे गए हैं संविधान में, वो अचीव करने के लिए और लोगों का हित करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए कुछ कानून बनाना आवश्यक होता है। ऑल्सो आउटडेटेड लॉज आर रिपील्ड, नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन सम लॉज। देखिए, जो पुराने हो चुके हैं लॉज, जिनका अभी कोई महत्व नहीं है, उनको कैंसिल कर देना, और अगर समय के साथ कुछ परिस्थिति बदल चुकी है तो उस लॉज में भी बदलाव लाना आवश्यक जो है वो। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये लॉ बनाने की क्या प्रोसेस होती है वो संविधान में क्लियर लिखी गई है। In accordance to the procedures, the parliament fulfills this primary and important responsibility. तो ये काम कौन करता है? संसद करती है। कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्रीगण होते हैं, मिनिस्टर्स की टीम जो होती है, उन पर कंट्रोल रखना, ताकि वो मनमानी करके कोई भी निर्णय ना ले सके। सत्ता में है मतलब कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते वो। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन from the parliament and parliament exercises control over them। देखिए, पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं, तो पार्लियामेंट उन पर कंट्रोल कर सकती है। देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज। उनके अलग अलग तरीके होते हैं, पद्धति होती है जिसके द्वारा पार्लियामेंट जो है मिनिस्टर्स पर कंट्रोल रखती है। It is the responsibility of the parliament to see that the council of ministers does not disregard the parliament and functions under its supervision। तो ये पार्लियामेंट का, संसद का काम है कि मंत्रीगण जो है वो अपनी मनमानी ना कर सके और वो उन पर देखरेख रखना, उन पर नजर रखना, ये पार्लियामेंट का काम होता है। कैन यू टेल certain laws which become out of date, that is obsolete, are abolished। हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं। अभी तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कानून जो है वो जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, यानी कालबाह्य, पुराने हो चुके हैं, जिनका अभी कोई महत्व नहीं है, ब्रिटिशों के काल से है वो अड़चन होते थे, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते थे बहुत से कामों में। तो हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी जो लॉज है वो एबोलिश कर दिए हैं। एक लॉ जो है, और भी एग्जांपल देता हूं मैं। कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ सच ऑब्सोलेट लॉज? फॉर एग्जाम्पल प्राइवी पर्सेस। प्राइवी पर्सेस क्या था? आपको पता होना चाहिए कि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तब हमारे देश में 565 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग राजाओं के स्टेट्स थे, छोटे छोटे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में वो उनको सब यूनाइट किया गया और आज का भारत बनाया गया। उसी के कारण उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है यूनाइट करने के लिए। तो जो राजा महाराजा थे उनको भारत में मर्ज होने से पहले उनको बताया गया था, उनके साथ एग्रीमेंट किया गया था कि आपको सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिलते रहेंगे। तो उसे कहते हैं प्राइवी पर्सेस। लेकिन 1971 में वो प्राइवी पर्सेस बंद कर दिए गए, यानी उनको पैसे देना बंद कर दिया गया, क्योंकि अभी राजा महाराजा तो रहे नहीं थे, तो उन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। तो ये ऐसे ऑब्सोलेट लॉज जो है पुराने हो चुके, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। देर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, ये हो चुका है।
अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कार्य क्या है संसद का, संविधान में कोई बदलाव लाना, परिस्थिति के अनुसार समय के अनुसार कुछ बदलाव लाना आवश्यक होता है, तो वो बदलाव लाने का अधिकार भी संसद के हाथ में होता है। द पार्लियामेंट डिसाइड्स वेदर टू मेक एनी अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कोई बदलाव लाने की अगर आवश्यकता है तो वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो संसद डिसाइड करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट बिल। अमेंडमेंट यानी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किया जाता है उसे अमेंडमेंट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी प्रस्ताव जो होता है, प्रपोजल टू ब्रिंग अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक महत्वपूर्ण बिल माना जाता है। द पार्लियामेंट डिस्कसेस व्हाई द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एंड डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में उसके ऊपर चर्चाएं होती है कि क्या बदलाव लाना है, क्यों लाना है, कैसे लाना है, वो सब चर्चा होती है और बाद में वोटिंग के द्वारा डिसाइड होता है कि क्या वो बदलाव पारित किया जाएगा, पास होगा या नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वेरियस वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने के, जैसे दे आर एज फॉलोज। फ्यू प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ जो बदलाव होते हैं जो ज्यादा सीरियस नहीं होते, उनको सिंपल मेजोरिटी द्वारा भी किया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी यानी क्या, 50% मेजोरिटी। अगर राज्यसभा में 245 सीट्स है, टोटल मेंबर्स होते हैं, यानी 245/2 यानी 122.5, आधा मेंबर तो नहीं होता, तो 123। तो राज्यसभा में थोड़ा बहुत बदलाव अगर लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 123 मेंबर्स की यस होना जरूरी है मिनिमम। फिर लोकसभा में 543 टोटल होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 यानी 271.5, दैट इज 272, आधा मेंबर नहीं होता क्योंकि। तो 272 मेंबर्स की हाँ जब होगी तभी वो छोटा बदलाव किया जा सकेगा। उसके अलावा अगर कोई बड़ा बदलाव करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ प्रस्तावों के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजोरिटी होना आवश्यक होता है। 2/3 यानी अगर लोग राज्यसभा में 245 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 करना है तो क्या होगा, यानी 67% अप्रोक्सीमेटली 66.66 यानी 67%, उतने मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। यहाँ पर 50% था, अभी यहाँ पर सीरियस है, ज्यादा गंभीर बदलाव है, यानी ज्यादा मेंबर्स की हाँ लगेगी, यानी 163.33 यानी 164 मेंबर्स जब हाँ कहेंगे राज्यसभा के तभी वो बदलाव पास होगा। अगर लोकसभा के 543 इंटू 2/3 यानी 362 मेंबर्स अगर हाँ कहते हैं, वोट करते हैं हाँ के हमें ये मंजूर है बदलाव, तभी ये बदलाव होगा। दोनों हाउसेस में होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, उसके बाद प्रेसिडेंट की सिग्नेचर। फिर तीसरा बदलाव, अगर बहुत ही गंभीर बदलाव है, पूरे देश को यानी महत्व है उसका, और बहुत ही गंभीर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फ्रेमवर्क को बदलाव करना है, तो क्या है तीसरी स्टेप, फ्यू अदर प्रोविजंस आर अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। यानी अगर कुछ बदलाव करना है तो क्या जो बहुत ही गंभीर बदलाव है, बहुत ही सीरियस चेंज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसा गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर बदलाव करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों में से, राज्यसभा और लोकसभा में से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए और आधे स्टेट्स की विधानसभाओं ने हाँ कहना चाहिए। यानी आधे स्टेट्स की जो विधानसभाएं हैं उन्होंने यस के तौर पर, हमारे देश में अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी टोटल कितने हो गए 36। तो 36 में से 18 स्टेट्स ने यस के तौर पर वोट करना चाहिए उनकी विधानसभाओं ने, तब 2/3 मेजोरिटी में दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए और आधे स्टेट्स की विधानसभाओं ने पास करना चाहिए, तभी वो अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, नहीं तो नहीं अलाउड। मैंने आपको लगेगा कि पिछले पेज पर तो, पिछले वीडियो में तो 29 स्टेट्स लिखा था, लेकिन ये बुक जब बनाया था तब जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक स्टेट था, लेकिन 2019 में उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो एक स्टेट कम हो गया और एक यूनियन टेरिटरी बढ़ गई।
ठीक है, यहाँ पर 29 स्टेट्स और क्या है 7 यूनियन टेरिटरीज है ना, तो अभी 28 है दोनों है, सॉरी 28। आगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है? पद, सभापति, लोक सभापति। In the very first meeting after the elections of Lok Sabha, the members of Lok Sabha elect a speaker and deputy speaker. लोक सभा नई जब चुनकर आती है, जैसे हमारी लास्ट जो है 2019 में चुनकर आई, तो 2019 में लोकसभा जब चुनकर आई तो सबसे पहली मीटिंग जब होती है लोकसभा की, तब उसमें क्या करते हैं, सारे मेंबर्स मिलकर एक स्पीकर चुनते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, यानी लोक सभापति जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। जो आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा का काम जब चलता है टीवी पर देखा होगा, तो ग्रीन कारपेट वाला जो होता है, ग्रीन कलर वाला वो लोकसभा है, और रेड कारपेट वाला जो होता है वो राज्यसभा होता है। तो सारे मेंबर सामने बैठे होते हैं और उनके सामने एक अकेला व्यक्ति बैठा हुआ होता है, तो लोकसभा के स्पीकर कहते हैं उन्हें। अगर स्पीकर उपस्थित नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर यानी उपसभापति वो देखते हैं काम। तो पहली ही मीटिंग में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुने जाते हैं, लोकसभापति और उप लोकसभापति। लोकसभा फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ स्पीकर। तो लोकसभापति जो होते हैं वो क्या करते हैं, सभी में अगर कोई बहुत आवाज कर रहा है तो उसे चुप कराने का काम, किसी को बोलना है तो उसे बोलना अलाउ करना, ये सब काम जो है वो लोकसभापति करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे आवाज करते रहते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए टीचर होते हैं, वैसे लोकसभा रिप्रेजेंट्स द सिटीजन्स एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द लोकसभा। लोकसभा में हमारे जो इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो लोकसभा पूरी जो है क्या दर्शाती है, हमारे नागरिकों को दर्शाती है। और लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, लोकसभा के स्पीकर पूरी लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर, ही और शी हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इन एन अनबायस्ड मैनर। स्पीकर पद के लोकसभापति बनने के बाद क्या होता है, उनको क्या करना पड़ता है, पूरा लोकसभा का काम अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, किसी की साइड ना लिए बिना, किसी की तरफ बिना झुके हुए, न्यूट्रल रहकर काम करवाना है पूरे लोकसभा का। लोकसभा मेंबर्स हैव सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लोकसभा के मेंबर्स को कुछ अधिकार होते हैं, उनके कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि है, हमने चुनकर भेजा है उन्हें। दीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर। तो उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर द्वारा, लोकसभापति द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दिस द स्पीकर हैज टू मेंटेन द डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस एज वेल एज इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ डेली फंक्शनिंग ऑफ द हाउस एंड वर्क अकॉर्डिंगली। लोकसभापति के काम क्या होते हैं स्पीकर के, कि लोकसभा सदन का सम्मान रखना और शिस्त ज्यादा म्हणतो उसके अनुसार काम करना, नियमों के अनुसार काम करवाना। कोई अगर बहुत ही आवाज कर रहा है तो उसको बाहर निकालने का भी अधिकार होता है लोकसभापति को, ठीक है, अंडरस्टैंड इट। पहले ये देखते हैं राज्यसभा का, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे लोकसभापति होता है लोकसभा का प्रमुख, वैसे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। वो कौन होते हैं, हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, नॉट मेंबर, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, और वो प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट होते हैं, यानी अध्यक्ष। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। जैसे स्पीकर अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वैसे राज्यसभा को कंट्रोल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। द चेयरमैन एक्सरसाइजेस अ कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो यानी क्या, जब कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका इलेक्शन होने के बाद वो चुन कर आती है, तब वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाती है। उसको स्पेशल अपॉइंटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो शपथ ग्रहण करते हैं एज उपराष्ट्रपति, तभी वो अपने आप ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं। एक्स ऑफिशियो यानी बाय डिफॉल्ट, अगर एक पद कोई लेता है तो उसके साथ साथ दूसरा पद फ्री में मिलता है, ऐसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वही
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अपने आप ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं, उसके लिए कोई और अलग से प्रोसीजर नहीं है। The functions of Rajya Sabha chairman also include maintaining the discipline in the house, facilitating discussion, giving members a chance to speak, etc. तो जैसे लोकसभा स्पीकर का फंक्शन होता है वैसे ही चेयरमैन का भी फंक्शन होता है। जैसे हाउस में अनुशासन, शिस्त पालना, डिस्कशन को फैसिलिटेट करना, इजी करना, उनको सभी को बोलने का अवसर देना, ये सब काम होते हैं चेयरमैन और स्पीकर के। Understand it, both houses, the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha have same set of rights, दोनों के समान अधिकार है। ये कनिष्ठ सदन कहा जाता है, निचला सदन, और राज्यसभा उच्च सदन। But there are certain rights that are enjoyed by the Lok Sabha and are not available to the राज्यसभा। कुछ विशेष अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल और केवल लोकसभा को होते हैं और राज्यसभा को नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, बिल्स रिलेटेड टू टैक्सेस आर रिलेटेड टू फाइनेंस। जो भी मनी बिल्स होते हैं, यानी टैक्स लगाने के, देश के नागरिकों के ऊपर जो भी टैक्स लगाना है, ऐसे बिल्स को कहते हैं मनी बिल। बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस आर कंसिडर्ड एज मनी बिल्स एंड सच बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा। तो ऐसे बिल कंपल्सरीली पहले लोकसभा में लाना और पास करवाना कंपल्सरी होता है। हमारे देश में बाकी जो बिल्स होते हैं, बिल किसे कहते हैं? बिल यानी विधेयक होता है, यानी कोई भी लॉ पास करने से पहले जो उसका प्रपोजल लाया जाता है उसे कहते हैं बिल। जब वो पास हो जाता है बिल, तब वो लॉ बन जाता है। जब तक पास नहीं होता तब उसे बिल कहते हैं। तब मनी बिल्स जो होते हैं, टैक्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, तो वो पहले लोकसभा में ही लाने पड़ते हैं और लोकसभा में पास होने के बाद ही राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं। राज्यसभा के बाकी बिल्स जो होते हैं तो वो पहले कहीं पर भी लाए जा सकते हैं, पहले राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं या लोकसभा में भी लाए सकते हैं, लेकिन मनी बिल्स पहले लोकसभा में पास करवाना आवश्यक होता है। राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। मीनवाइल द राज्यसभा हैज सर्टेन राइट्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल टू द लोकसभा। लेकिन राज्यसभा को भी कोई विशेष अधिकार है जो लोकसभा को नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इफ राज्यसभा फील्स दैट एज अ matter of national interest the parliament should make a law on the subject to in the state list, it can pass a resolution to that effect। देखिए, हमारे देश में ऐसा है कि डिवीजन ऑफ पावर की गई है, यानी कुछ अधिकार जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर वाले गवर्नमेंट को, और कुछ अधिकार जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, यानी चीफ मिनिस्टर वाले। तो स्टेट गवर्नमेंट की अलग लिस्ट है जिनके आप ये काम करेंगे, और जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनको अलग कामों की लिस्ट दी गई है, अधिकार कि आप ये काम कर सकते हैं। और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे दिल्ली के पार्लियामेंट को, अगर राज्य के विषय में, किसी स्टेट के विषय में कोई लॉ पास करवाना है तो उसका अधिकार राज्यसभा को होता है। यानी राज्यसभा नाम ही है, पिछले इसमें देखा है, राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा में वो पास करने का अधिकार होता है स्टेट से रिलेटेड। अगर कोई एक्सक्लूसिवली स्टेट से रिलेटेड मैटर है, यानी स्टेट के अधिकारों वाला ही है, राज्यों के अधिकार वाला है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है तो वो काम राज्यसभा में करना पड़ता है। ठीक है। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज? अभी हम देखते हैं संसद में अधिनियम कैसे बनते हैं। देखिए, कानून, आपको जानकर पता होगा शब्द जो है कानून, लेकिन कानून शब्द भारतीय नहीं है, वो अरबी है शब्द ओरिजिनली। तो कायदा भी मराठी में जो कहते हैं वो एक्चुअली अरबी शब्द है। अल कायदा आपने सुना होगा ना, लादेन का ये। तो कायदा ये शब्द एक्चुअली अरबी है। तो ओरिजिनल शब्द जो हमारे भाषा का है वो अधिनियम है। लॉ के लिए अधिनियम कहते हैं। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। हमारे देश में संसद सर्वोच्च संस्था है जो अधिनियम बना सकती है। टू फॉर्मुलेट देम अ सर्टन सिस्टम हैज टू बी एडॉप्टेड। उनको बनाने की कुछ विशेष पद्धति होती है, व्यवस्था होती है। कोई भी अगर लॉ बनाना है, कोई अधिनियम बनाना है, तो कोई एक डिसाइडेड मेथड से जाना पड़ता है। दिस सिस्टम इज नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इसको कहते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस, अधिनियम बनाने की विधि।
A rough draft of the law is prepared initially. पहले कुछ रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है, यानी ड्राफ्ट यानी लिखा यानी एक्चुअली प्रिंट किया जाता है, तो वो बनाया जाता है. दिस ड्राफ्ट मसूदा जिसे कहते हैं, दिस ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ. तो वो ड्राफ्ट जो होता है उसे कहते हैं ड्राफ्ट प्रपोजल या बिल ऑफ लॉ कहते हैं. बिल यानी जब तक विधेयक कहते हैं, जो अभी अधिनियम नहीं बना है उसे विधेयक कहते हैं, जो अभी तक लॉ नहीं बना है, जो पास नहीं हुआ है उसे बिल कहते हैं. वंस द बिल गेट्स पास फ्रॉम द पार्लियामेंट इट बिकम्स लॉ. There are two types of bills that are primarily introduced in the House of Parliament. दो तरह के बिल्स होते हैं, दो तरह के विधेयक होते हैं. पहला है मनी बिल, दूसरा है ऑर्डिनरी बिल. In order to be converted into an act or law, the bill undergoes following process. दो तरह के बिल होते हैं, मैंने बताया मनी बिल को पहले लोकसभा में पास करवाना पड़ता है, दूसरा ऑर्डिनरी बिल कौन से भी सदन में लाया जा सकता है. अभी क्या प्रोसीजर होती है बिल को? पहला, जब वो बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद फर्स्ट रीडिंग की जाती है. द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट्स द बिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर व्हाइल प्रेजेंटिंग इट. जो किसी भी जिस विषय से रिलेटेड वो अधिनियम विधेयक है, वो मंत्री जो है वो पहले पढ़ते हैं उसके लोकसभा में या राज्यसभा में, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रीडिंग, उसे फर्स्ट रीडिंग कहते हैं. सेकेंड रीडिंग होती है उसके बाद. देयर आर टू स्टेजेस ऑफ सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग के दो स्टेजेस होते हैं. इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रपोज्ड बिल आर डिस्कस्ड एंड मेंबर्स इन द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन इट. तो ये बिल क्यों लाया गया है, इसके उद्देश्य क्या है, वो उसके ऊपर चर्चा की जाती है. और अलग अलग जो सदस्य है, लोकसभा सदस्य हो गए या राज्यसभा सदस्य, वो उस पर चर्चा करते हैं कि वो अपना मत देते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, अगर बदलाव करना है तो क्या करना है वगैरह. द सपोर्टर्स ऑफ द बिल गिव फेवरेबल ओपिनियंस व्हाइल द अपोनेंट्स डिस्कस द डिफेक्ट्स एंड फॉल्ट्स इन द बिल. जो बिल के सपोर्ट में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसके फायदे क्या होंगे ये बताते हैं. और जो विरोधक होते हैं अपोनेंट्स, वो क्या करते हैं, उस बिल में क्या कमियां हैं, उसमें क्या दोष है, फॉल्ट्स क्या है, डिफेक्ट्स क्या है, वो डिस्कस करते हैं, क्या सुधारणाएं की जा सकती है. आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंड टू अ कमिटी ऑफ द हाउस. फिर चर्चा होने के बाद एक स्टैंडिंग कमिटी होती है, उसके बाद उसके पास बिल भेजा जाता है. The committee report consisting of instructions and recommendations is sent to the house in order to make the bill flawless. उस कमिटी में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उस विषय से रिलेटेड, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं. वो आपस में पूरी जो अपोनेंट्स ने जो सूचनाएं दी है, सुधारणाएं बताई है, उसके ऊपर चर्चाएं होती है, और जो भी सुधारणाएं करनी है वो सुधारणाएं करने के बाद फिर से हाउस में, सदन में भेजी जाती है, और निर्दोष बिल बनाने का प्रयास किया जाता है विदाउट एनी फॉल्ट. नाउ द सेकेंड फेज ऑफ द सेकेंड रीडिंग बिगिंस. फिर दूसरी स्टेज आती है सेकेंड रीडिंग की. इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज. हर एक वाक्य उसका हर एक डिटेल में पढ़ा जाता है कि ये इसका ये होगा, ये इसका ये होगा, तो ये पूरा डिटेल में पढ़ा जाता है क्लॉज बाय क्लॉज. Members can suggest changes after this voting is taken in the house. इसके बाद भी कोई बदलाव करना है तो मेंबर्स बताते हैं, उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, यानी कितने लोग किस साइड से वोट करते हैं. ठीक है, फिर थर्ड रीडिंग. द बिल इज डिस्कस ब्रीफली अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग. तीसरी बार फिर से शॉर्ट में पढ़ा जाता है ब्रीफली. वोटिंग इज टेकन फॉर अप्रूविंग द बिल, और वोटिंग करवाई जाती है मेंबर्स द्वारा. स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो वोटिंग करवाते हैं, बताते हैं कि आप वोट करिए, जिनको हाँ ये बिल पास करना है इसके लिए हाँ करिए, जिनको ना करना है वो ना करिए वगैरह. इफ द बिल गेट्स एन असेंट बाय द रिक्वायर्ड मेजोरिटी देन द बिल इज कंसिडर्ड एज पास बाय द हाउस. अगर बिल को आवश्यक मेजोरिटी मिल जाती है, कुछ बिल्स को हमने देखा 50% मेजोरिटी लगती है, कुछ को 2/3 मेजोरिटी लगती है, तो
आवश्यक जितनी मेजोरिटी है वो अगर मिल जाती है तो बिल पास हो गया ऐसा माना जाता है। द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस, दूसरे हाउस में दूसरे सदन में भी ऐसी ही सेम प्रोसीजर होती है। आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस द बिल इज फर्दर सेंट फॉर असेंट बाय द प्रेसिडेंट। दोनों सदनों में से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति जी के पास वो बिल भेजा जाता है ताकि उनका सिग्नेचर हो सके। इफ देयर ऑकर्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर अ स्पेसिफिक बिल, द फ्यूचर ऑफ दिस बिल इज डिसाइडेड इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। अगर समझ लीजिए लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं ये कुछ बदलाव कीजिए, तो क्या हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग की जाती है, यानी एक ही सदन में एक ही हॉल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स बैठते हैं। टोटल 543 प्लस जो 245 है, ये दोनों एक ही हॉल में बैठते हैं, जो हमारा जॉइंट हॉल होता है, कॉमन हॉल, उसमें बैठते हैं और फिर कॉमन चर्चा करने के बाद कॉमन वोटिंग करवाई जाती है। आफ्टर द फाइनल असेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज कन्वर्टेड इनटू द लॉ एंड द लॉ इज मेड। उसके बाद जॉइंट मीटिंग में हो गया पास, या लोकसभा राज्यसभा सेपरेटली पास हो गया, तो राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है और उनकी हस्ताक्षर के बाद जो है बिल जो है विधेयक अधिनियम बन जाता है, लॉ बन जाता है। Know this too, every year in the month of February the finance minister presents the national budget to the Lok Sabha। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, अर्थ मंत्री, वो हर वर्ष फरवरी के महीने में लोकसभा में नेशनल बजट, यानी हमारे देश में आने वाले एक साल में कौन से बातों पर कितना खर्चा होगा, इनकम क्या होगा, देश का खर्चा कहां पर होगा, डिफेंस पर कितना खर्चा होगा, स्कूल्स एजुकेशन पर कितना खर्चा होगा, हेल्थ पर कितना खर्चा होगा, हॉस्पिटल बिल्डिंग पर, ये सब वो बताते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उसे कहते हैं नेशनल बजट। वैसे स्टेट बजट भी होते हैं, हर एक स्टेट का बजट भी होता है। द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग एज इन द पार्लियामेंट। जैसे लोकसभा राज्यसभा में कानून बनाया जाता है, अधिनियम, वैसे ही विधानसभा जो राज्य की होती है, स्टेट लेवल की होती है, वहां पर भी यही प्रोसीजर फॉलो करके लॉज बनाए जाते हैं। लेकिन विधानसभा में अगर महाराष्ट्र की विधानसभा कोई अधिनियम बनाती है तो वो केवल महाराष्ट्र के लिए लागू होगा, ठीक है। द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द गवर्नर। जब विधानसभा कोई बिल पास करवाती है वो तभी लॉ बन सकता है जब गवर्नर की, यानी राज्यपाल जो होते हैं, उनकी सिग्नेचर जब हो जाती है तभी वो बिल जो है वो लॉ बनता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।